हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग फिजिक्स का एक चैप्टर लेके आ गए हैं, क्लास 10th का आईसीएसई बोर्ड का, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चैप्टर का नाम है फोर्स। फोर्स तो फोर्स के बारे में हम लोग क्लास 9 में भी पढ़े थे। जैसे कि लिखा हुआ है, कोई भी चीज़ को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो वो फोर्स कहलाता है। जैसे इस बोर्ड को अगर मैं पुश करता हूँ तो ये भी फोर्स है, अगर मैं पुल करता हूँ तो भी फोर्स लगा रहा हूँ मैं इस बोर्ड पे। ठीक है। तो जैसे कि एक रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, रिजिड बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो वो मोशन में आता है। और नॉन रिजिड बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, या तो उसका शेप या तो उसका साइज चेंज कर सकते हैं। तो फोर्स क्या है, फोर्स या तो फोर्स का बहुत डेफिनेशन आता है। जैसे पहला हम लोग बच्चों के टाइम में पढ़े पुश और पुल। दूसरा हम लोग पढ़े हैं कि चेंज द स्टेट। चेंज द स्टेट मतलब जैसे कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकता है, या तो कोई बॉडी मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकता है। ठीक है। और एक पढ़े हैं कि चेंज द फिजिकल डायमेंशन। कोई बॉडी का फिजिकल डायमेंशन भी चेंज कर सकता है फोर्स, नॉन रिजिड बॉडी का। तो ये है फोर्स। तो अब हम लोग टॉपिक पे आ जाते हैं। ये तो फोर्स का डेफिनेशन था बहुत सारा। तो हम लोग अब डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि बुक पे दिया हुआ है। सबसे पहला दिया हुआ है ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। देखो, फोर्स कोई भी बॉडी को दो टाइप का मोशन करवा सकता है, या तो लीनियर मोशन, या तो मतलब कोई बॉडी सीधा पाथ पे, जैसे इस बॉल को अगर हम लोग फोर्स दें यहाँ तो ये सीधा पाथ में जाएगा, तो ये हो जाएगा लीनियर मोशन। सिमिलरली रोटेशनल मोशन, अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे और वो सर्कुलर मोशन कर रहा है किसी एक एक्सिस के अराउंड, तो उस फोर्स को हम लोग कहेंगे रोटेशनल मोशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे ये रिंग है तो इसको जैसे हम लोग फोर्स दे रहे हैं, घुमा रहे हैं, तो ये एक रोटेशनल मोशन कर रहा है। इसे कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। सिमिलरली और इसमें क्या है, मोमेंट। तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, मोमेंट क्या होता है, देखो सबसे पहले मोमेंट मतलब टर्निंग इफेक्ट। टर्निंग इफेक्ट, कोई बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है किसी एक्सिस के अराउंड, तो उसका जो टर्निंग इफेक्ट कहते हैं वो उसका मोमेंट कहलाता है। उसका टर्निंग इफेक्ट कितना हो रहा है वो हम लोग को मोमेंट देता है। और मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एक जान लो, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे कि कोई बॉडी है, मान लो एक बॉडी है, ये यहाँ पाइवोट है, मतलब यहाँ इसका फिक्स्ड पॉइंट है। अगर हम लोग यहाँ से फोर्स लगाते हैं, यहाँ से अगर फोर्स लगाते हैं तो ये बॉडी लीनियर मोशन तो करेगा नहीं, क्योंकि इसका एक पॉइंट पे ये फिक्स्ड है, तो ये रोटेशनल मोशन ही करेगा। इस एक्सिस के अराउंड इसको रोटेशनल मोशन करना होगा। तो किसी भी एक्सिस के अराउंड वो कितना रोटेशनल मोशन करेगा, तो वो कहलाएगा मोमेंट। और मोमेंट किस पे डिपेंड करता है, जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं उस पे, इनटू एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उस एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, मान लो यहाँ फोर्स लग रहा है तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना हुआ, तो यहाँ वो उसका हम लोग मोमेंट फाइंड कर सकते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करके। और डिस्टेंस जो है वो परपेंडिकुलर लेना है, क्योंकि देखो फोर्स यहाँ लग रहा है लेकिन इसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ये है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस नहीं लेना है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना, फोर्स जितना दूर तक जा रहा है। ठीक है। तो ये है मोमेंट ऑफ फोर्स। और क्या है, तो इसका डेफिनेशन वगैरह तो बुक में है, तो आप लोग नोट्स बना लीजिएगा बुक से। हम लोग यहाँ मेन टॉपिक्स पर समरी और न्यूमेरिकल पे फोकस करेंगे। ठीक है। हाँ, और मोमेंट ऑफ फोर्स का यूनिट क्या होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका फॉर्मूला में आता है, तो आप लोग खुद ही बोल सकते हैं फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, इनटू डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो ये बन गया यूनिट मोमेंट ऑफ फोर्स का। मोमेंट ऑफ फोर्स का यूनिट हुआ न्यूटन मीटर, ऐसा यूनिट। तो सीजीएस में क्या होगा, सीजीएस में न्यूटन का क्या होता है, डाइन, और सेंटीमीटर, मीटर का सेंटीमीटर। तो सीजीएस में उसका यूनिट है डाइन सेंटीमीटर। ठीक है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स समझ आया, ओके।
अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है, हाँ, कुछ एग्जांपल्स वगैरह, कुछ एग्जांपल हम लोग डेली लाइफ में कैसे मोमेंट ऑफ टॉर्क या टॉर्क यूज़ करते हैं। जैसे कोई भी चीज़ को रोटेट कराने के लिए, कोई भी चीज़ जब रोटेट होता है तो वहाँ हम लोग टॉर्क लगाते हैं। टॉर्क मतलब एक फोर्स, दो फोर्स लगता है दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। मान लो ये मेरा कैप है, तो इस कैप को अगर मैं घुमाना चाहूँगा तो मेरे को दो फोर्स लगाना पड़ेगा, दो उंगली से। एक उंगली को इधर टर्न करना पड़ेगा, एक उंगली को इधर टर्न करना पड़ेगा, तभी ये कैप घूमेगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये घूम रहा है। एक फोर्स से किसी भी चीज़ को नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, इस केस में टॉर्क लगाना पड़ेगा। तो और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हम लोग का जो स्टीयरिंग व्हील रहता है, स्टीयरिंग व्हील में भी जो वो ऐसा जो रहता है स्टीयरिंग व्हील, यहाँ वो फिक्स रहता है। हम लोग यहाँ फोर्स लगाते हैं, यहाँ फोर्स लगाते हैं, तभी तो उसको घुमाते हैं। ऐसा ऐसा दो फोर्स लगाते हैं तभी उसको घुमाते हैं। सिमिलरली और कहाँ यूज़ होता है? एग्जांपल्स में दिया हुआ है आपका जो साइकिल का चेन होता है वहाँ भी होता है। प्लस जो हम लोग मेन एग्जांपल गेट ले लो, देखना जो गेट का ये रहता है हैंडल, वो एंड में रहता है और यहाँ उसका हिंजेस रहता है जहाँ वो फिक्स्ड रहता है। तो देखना जो गेट है, अगर आप लोग यहाँ फोर्स लगाते हो हिंजेस में जहाँ वो फिक्स्ड है, तो क्या वो गेट मूव होता है? मूव नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम लोग अभी क्या पढ़े, मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स तो हम लोग लगा रहे हैं, फोर्स तो यहाँ लगा रहे हैं, लेकिन ये गेट खुल क्यों नहीं रहा है? ये गेट इसीलिए खुल नहीं रहा है क्योंकि जो डिस्टेंस है एक्सिस और फोर्स के बीच जो डिस्टेंस है वो ज़ीरो है। तो ज़ीरो होने की वजह से मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो रहा है? वो ज़ीरो हो जा रहा है, इसीलिए ये गेट खुल नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ फोर्स लगाएंगे, यहाँ हम लोग को थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा गेट को खोलने के लिए, क्योंकि डिस्टेंस कम है। डिस्टेंस कम है तो मोमेंट ऑफ फोर्स भी कम बनेगा। सिमिलरली और थोड़ा डिस्टेंस पे अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो इसके रेस्पेक्ट में थोड़ा कम फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है और डिस्टेंस जैसे ही बढ़ते रहेगा मोमेंट ऑफ फोर्स भी बढ़ते रहेगा। इसलिए देखना जो गेट खोलने का हैंडल रहता है वो हमेशा एक मैक्सिमम डिस्टेंस पे दिया रहता है, हिंज से हिंज के लास्ट एंड में दिया रहता है, ऑपोजिट एंड में। तो ये है रीज़न। तो हम लोग देखो फिजिक्स जो है वो डेली लाइफ में बहुत जगह देखते हैं, पर हम लोग क्या है वो सब जान नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए आज हम लोग फिजिक्स के एप्लीकेशन जो डेली लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं वो सब हम यहाँ सीखेंगे। सिमिलरली जैसे आप लोग टैप को मोड़ते होगे, बाथरूम का जो टैप होता है उसको जब मोड़ते होगे तो देखना दो उंगली इधर घूमता है और थंब इधर घूमता है। फोर्सेस दो लगते हैं, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, तो उसे कहते हैं हम लोग कपल। तो अब आता है, अब हम लोग का आता है कपल। कपल क्या होता है? तो कपल जैसे कि आप लोग नाम से ही जानते हो, कपल मतलब एक जोड़ीदार, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, वो वाला कपल नहीं। यहाँ फोर्सेस का कपल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ दो फोर्स रहेगा, दो फोर्स रहेगा, पर वो फोर्स एक ही बॉडी पे एक्ट करना चाहिए और अलग अलग डायरेक्शन में एक्ट करना चाहिए, तभी उसे हम लोग क्या कहेंगे? कपल। जिसे हम लोग उस फोर्स का नाम बोलते हैं टॉर्क। तो कपल का भी बहुत सारा एग्जांपल आ गया। अब मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है? जैसे एक स्केल है, इसका फिक्स पॉइंट यहाँ है, एक साइड यहाँ फोर्स लगा रहा है, एक फोर्स ऐसा लग रहा है। तो इस फोर्स के वजह से मान लो ये फोर्स जब है नहीं, तो इस फोर्स के वजह से ये स्केल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा। सिमिलरली ये फोर्स जब नहीं रहेगा, इसके वजह से ये कैसा मूवमेंट करेगा? सॉरी, ये फोर्स ऐसा नहीं, ये फोर्स भी ऐसे ही अगर है तो ये फोर्स इसके वजह से, अगर ये फोर्स नहीं है तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा। ठीक है, एक एंटी क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज। अब दोनों फोर्स अगर सेम रहा तो स्केल बैलेंस रहा, अगर कोई भी फोर्स कम ज़्यादा हुआ तो स्केल का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग मूवमेंट कैसे निकालते हैं? मान लो ये O है, ये A है, ये B है और मान लो सेम फोर्स लगा, तो मोमेंट ऑफ, देखो शॉर्टकट में हम लोग लिखते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एंड A। तो इस केस में क्या होगा बोलो बच्चों? फोर्स जो लगा रहे हैं यहाँ F इंटू OA, ये वाला डिस्टेंस, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फोर्स से लगने का।
सिमिलरली मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एंड बी के अराउंड क्या होगा, फोर्स तो सेम है, वही इधर भी 5 न्यूटन इधर भी 5 न्यूटन, तभी स्केल बैलेंस्ड है उसका सेंटर पॉइंट पे, तो F इंटू ओ बी। तो इस केस में रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाता है, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, F इंटू ओ ए प्लस F इंटू ओ बी। तो ये होगा F ओ ए प्लस ओ बी। पर एक बात है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के लिए डायरेक्शन मेंशन करना पड़ता है। जैसे कि क्लॉकवाइज मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के लिए माइनस साइन देना पड़ेगा उस मोमेंट पे, और क्लॉकवाइज मोमेंट के लिए प्लस साइन रखना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन यूज होता है, बस इतना सा कंसेप्ट है। जब न्यूमेरिकल्स में आएंगे तब उस पर हम लोग अप्लाई करेंगे बहुत सारा। अब नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम से आप लोग क्या समझते हैं, इक्विलिब्रियम तो आप सब लोग सुने होंगे। इक्विलिब्रियम मतलब कोई चीज़ अगर स्टेट ऑफ बहुत सारे फोर्सेस लगने के बाद भी अगर कोई चीज़ अपना पोजीशन ना बदले विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो उस केस में उसको बोलते हैं कि वो बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम में है। नॉर्मली देखिए ये रुमाल मेरे हाथ पे है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है, पर इस पर फोर्सेस लग रहा है। क्या क्या फोर्स लग रहा है, एक तो इस पर नीचे की ओर mg लग रहा है, दूसरा मेरे हाथ के वजह से इस पर एक नॉर्मल फोर्स भी लग रहा है, तभी ये रुमाल बैलेंस्ड है मेरे हाथ पे और मूव नहीं कर रहा है। तो इस केस में इसे इक्विलिब्रियम कहेंगे। इक्विलिब्रियम मतलब अगर बहुत कोई बॉडी पे जितना नेट फोर्स वर्क कर रहा है, वो अगर नेट फोर्स अगर 0 हो, तो उस केस में उस बॉडी को हम लोग क्या कहेंगे, वो बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम में है। अब इक्विलिब्रियम दो टाइप का है, एक है स्टैटिक और दूसरा है डायनामिक। स्टैटिक मतलब क्या, रुका हुआ। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, जैसे ये रुमाल मेरे हाथ पे रुका हुआ है, तो ये है स्टैटिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल। सिमिलरली डायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब आप लोग बोल सकते हो चलता फिरता इक्विलिब्रियम। चलता फिरता इक्विलिब्रियम मतलब कि वो मोशन में है फिर भी वो इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब जैसे कि प्लैनेट्स का रिवॉल्यूशन, सन के अराउंड जो प्लैनेट का रिवॉल्यूशन होता है, ये लोग मोशन तो कर रहा है, पर ये लोग पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स लगने के बावजूद भी ये लोग अपना मोशन को उसी बात में कंटिन्यू रखा है। मोशन कभी डिसकंटिन्यू नहीं होता कि यहाँ ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यहाँ थोड़ा स्लो हो जाते हैं, नहीं होता। तो ये है चलता फिरता इक्विलिब्रियम। एक बेस्ट एग्जांपल आप लोग बोल सकते हैं, मान लो आप लोग ने एक बाल्टी लिया है, उसे टैप में भर रहे हैं, और जितना अमाउंट में टैप से पानी आ रहा है, आपने उस बाल्टी के नीचे भी एक उतना बड़ा छेद कर दिया पानी निकलने के लिए, तो उस केस में वो बाल्टी कभी भरेगा नहीं भरेगा, क्योंकि जितना पानी आ रहा है उस होल से उतना अमाउंट में पानी निकल भी रहा है। तो वो जो बाल्टी का जो लेवल होगा, बाल्टी यहाँ भी छेद है और यहाँ से जो नल आ रहा है पानी, लेवल हमेशा यहीं पे रहेगा, बढ़ेगा नहीं, क्योंकि नीचे से पानी निकल रहा है ऊपर से आ रहा है। ये हुआ डायनामिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल, जिसे कहते हैं चलता फिरता इक्विलिब्रियम। सिमिलरली अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम कोई बॉडी हो, उसका कंडीशन क्या है। पहला कंडीशन है जो मैंने बताया, नेट फोर्स 0 होना चाहिए, जितने भी फोर्स एक्ट करें उस बॉडी पे अगर वो 0 है तो वो इक्विलिब्रियम में है। और algebraic sum of moments of all forces acting on the body about the point of rotation should be 0। अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है, जैसे सन के अराउंड अर्थ रोटेट कर रहा है, कोई भी बॉडी अगर रोटेट कर रहा है, उस केस में जितने उस एक्सिस के अराउंड जितने मोमेंट ऑफ फोर्स बने, अगर वो 0 हो, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, वो अगर 0 हो, तो उस केस में भी उस बॉडी को क्या कहेंगे, वो इक्विलिब्रियम में है। तो इतना दूर था। अब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स कहता है सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स इक्वल टू सम ऑफ
एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो ये प्रिंसिपल है किसका, मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का। सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। इसे एक एक्सपेरिमेंट किया गया, मान लो एक स्केल है जिसे एक स्प्रिंग से लटकाया गया, बुक पे दिया हुआ है, आप लोग देख भी सकते हो। यहाँ एक फोर्स है, यहाँ एक फोर्स है, ये इसको क्लॉकवाइज घुमाने में मदद करेगा, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने में मदद करेगा। तो उस केस में देखा गया जो मोमेंट निकला दोनों एंड के अराउंड वो एक दूसरे के बराबर है। या तो आप बोल सकते हो सम जो है क्लॉकवाइज मोमेंट का प्लस माइनस सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट वो 0 होगा। बस यही है और कुछ नहीं है। तो अब हम लोग डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स पे आ जाते हैं। आप लोग को जो भी डाउट रहेगा आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका डाउट जो है वो हम लोग क्लियर कर सकें। तो जो अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स इस बुक का वो हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, सबसे पहला न्यूमेरिकल है द मोमेंट ऑफ ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट ओ इज 5 न्यूटन मीटर। तो सबसे पहले फिजिक्स का न्यूमेरिकल करने से पहले आप लोग को एक चीज़ लिख लेना है, गिवन। चाहे आपको न्यूमेरिकल बने या ना बने, अगर आप गिवन लिख के जो जो दिया है और जो जो निकालना है वो लिख लिए तो आपको 1 मार्क श्योर मिलेगा। तो मोमेंट ऑफ फोर्स दिया हुआ है, शॉर्टकट में लिख रहे हैं मोमेंट ऑफ फोर्स जो कि है 5 न्यूटन मीटर। फोर्स दिया हुआ है, जितना फोर्स अप्लाई हो रहा है वो है 10 न्यूटन। और हम लोग को जो है आर निकालना है, जो डिस्टेंस है वो निकालना है। ऐसा है कोई बॉडी मान लो, यहाँ है ओ और यहाँ हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, जो मोमेंट बन रहा है वो 5 न्यूटन मीटर बन रहा है और जो फोर्स है वो 10 न्यूटन का है। तो ये डिस्टेंस कितना है वो हम लोग को निकालना है। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा मोमेंट ऑफ फोर्स का, वी नो, हम लोग क्या जानते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स F इंटू आर होता है। अब जो जैसा दिया हो वो रखो, 5 इक्वल टू 10 इंटू आर इक्वल टू 5/10 यानी 0.5 मीटर। बस एनफ। सिमिलरली ये 1 है, 2 नंबर। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक नट ओपन हो रहा है एक रेंच से, रेंच का लेंथ मान लो ऐसा है, मेरे से बनता तो है नहीं, मान लो ये रेंच है, ठीक है। तो रेंच का लेंथ है वो 10 मीटर 10 मीटर रेंच का लेंथ है, और 10 सेंटीमीटर। इफ द लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड इज 5 न्यूटन। अगर यहाँ जो फोर्स लगा रहे हैं, लीस्ट फोर्स जो लगा रहे हैं वो 5 न्यूटन है, तो ये जो स्क्रू को हम लोग को, इस स्क्रू को घुमाने के लिए कितना मोमेंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड होगा। फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स टू टर्न द नट। इसको घुमाने के लिए कितना मोमेंट ऑफ फोर्स लगाएंगे। तो ये भी सेम गिवन दे के लिख देना है। गिवन क्या क्या है, यहाँ गिवन F है 5 न्यूटन, R है 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले ये देखो SI में नहीं है पर ये SI में है, तो इसको SI यूनिट में करना है। तो 10/100 इक्वल टू 0.1 मीटर। तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, F इंटू आर 5 इंटू 0.1, तो 0.5 न्यूटन मीटर। इतना मोमेंट ऑफ फोर्स लगाएंगे तो ये ना टर्न होगा। मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब आप समझ पा रहे हैं, अगर एक फोर्स लगाए और कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस से लगा रहे हैं ताकि वो बॉडी जो है वो मूव करे। मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब किसी भी बॉडी को टर्निंग कराने के लिए कितना फोर्स लगा रहे हैं वो कहलाता है मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो बन गया न्यूमेरिकल, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आशा करता हूँ। अब देखो 3 number, a wheel of diameter 2 meter is shown in figure 1.28 with axle at O. A force F equal to 2 Newton is applied at P in the direction shown in figure. Calculate the moment of force about the center O and the point A. अब देखो क्वेश्चन में हो रहा है, हाँ वो है, यहाँ एक फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन का, एक फोर्स लग रहा है B पॉइंट है यहाँ, और सिमिलरली यहाँ A पॉइंट है। तो F जो है वो 2 न्यूटन का लग रहा है और इसका जो डायमीटर है
वो दिया हुआ है 2 मीटर। तो हम लोग को बोल रहा है, पहला क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओ निकालो, दूसरा मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए निकालो। मतलब एक बार आपको इसके अराउंड निकालना है और एक बार पूरा के अराउंड निकालना है। तो फर्क क्या है, फोर्स तो वही सेम रहेगा, चेंज क्या होगा, डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो वो चेंज हो जाएगा। ओ के अराउंड डिस्टेंस कितना होगा 1 मीटर और ए के अराउंड डिस्टेंस क्या होगा 2 मीटर। सिंपल है, आप लोग कर सकते हैं। ओ के अराउंड कर रहे हैं तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, आप लोग गिवन वगैरह लिख लेना, 2 × 1 2 न्यूटन मीटर। इसके अराउंड क्या होगा मोमेंट ऑफ फोर्स 2 × 2 मीटर है ये वाला इसीलिए, तो 4 न्यूटन मीटर। समझ आ गया। और हाँ, मोमेंट ऑफ यहाँ डायरेक्शन भी देना जरूरी है, कोई बॉडी किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। अगर इधर फोर्स लग रहा है, इधर कोई फोर्स नहीं, तो बॉडी ऐसे ना घूमेगा, इधर जैसे फोर्स लगा रहा है तो बॉडी ऐसे घूमना चाहिए। तो ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यहाँ डायरेक्शन मेंशन करना भी जरूरी है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल 4 नंबर, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक बैलेंसिंग पॉइंट है, एक रोड है जो ओ पे पाइवोटेड है, उसके एक एंड में 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, एक एंड में 3 न्यूटन फोर्स लग रहा है। जो ओ से डिस्टेंस है वो ए का वो 2 मीटर है, जो ओ से डिस्टेंस है बी का वो 4 मीटर है। तो पहला क्वेश्चन दिया है मोमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट ओ, पहले F1 का मोमेंट ऑफ फोर्स निकालो ओ कह रहा हूँ, फिर F2 का मोमेंट ऑफ फोर्स निकालो बी कह रहा हूँ, और फिर रिजल्टेंट फोर्स निकालो। तो हम लोग इतना देर से कर रहे हैं, अब तो बहुत इजी हो गया, आप लोग खुद से भी कर सकते हो, मेरे से पहले आप लोग करके दिखा दो। तो 1 ओ के अराउंड F1 × OA, तो ये बनेगा 5 × 2 जो कि होगा 10 न्यूटन मीटर। डायरेक्शन भी जरूरी है, ये इस इधर मोशन करवाएगा, अगर ये फोर्स नहीं होता इस साइड मोशन कराता। और ऐसा जब घड़ी घूमता है तो उसे क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक। सिमिलरली 2 बोल रहा है F2 के अराउंड मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, F2 के अराउंड मोमेंट ऑफ फोर्स F2 × OB। तो F2 कितना है 3 न्यूटन है, 3 × और OB कितना है 4 है, तो 12 न्यूटन मीटर। और ये वाला डायरेक्शन क्या है, ये वाला डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, ठीक है। तभी तो आप देख रहे हो कि इधर जो फोर्स है वो 12 है, इधर का जो फोर्स है वो 10 है। तो रिजल्टेंट मोमेंट क्या होगा, रिजल्टेंट मोमेंट होगा, मैंने क्या पढ़ा है, दोनों का प्लस जो है, दोनों का प्लस, या तो सम ऑफ एंटी क्लॉक इक्वल टू सम ऑफ क्लॉक होना चाहिए। तो देखो एंटी क्लॉक के लिए माइनस साइन यूज करते हैं, तो -10 और इसके लिए +12, ये हम लोग को कितना देगा 2 न्यूटन मीटर। जो कि अब किसका पलटा भारी है आप ही देखिए, क्लॉकवाइज का कि एंटी क्लॉकवाइज, कौन ज़्यादा, किसका ज़्यादा ताकत है, क्लॉक का ज़्यादा ताकत है, जो 2 न्यूटन मीटर होगा, रिजल्टेंट मोमेंट वो क्लॉकवाइज बनेगा। बस यही था, समझ आया, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल 5 नंबर, 2 forces each of magnitude 10 Newton act vertically upward and downward step respectively at the two ends A and B of a uniform rod of length 4 meter which is pivoted at its midpoint O as shown in figure. Determine the magnitude of the resultant moment of forces about the pivot O. तो देखो बच्चों, यहाँ एक रोड है दिया हुआ डायग्राम में, इधर इसका 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इधर भी सिमिलर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, और ये पाइवोट है वो में, और पूरा का लेंथ दिया हुआ है 4 मीटर। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 2, और यहाँ से यहाँ कितना होगा 2। तो हम लोग को क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मोमेंट। तो इस केस में रिजल्टेंट मोमेंट निकालने बोला। सबसे पहले आप लोग तो देख रहे हो ओ के अराउंड 2 फोर्स लग रहा है, तो 2 मोमेंट बनने वाला है, एक इस फोर्स के अराउंड एक इस फोर्स के अराउंड।
लेकिन जो डायरेक्शन है वो पहले मैटर करता है। ये डायरेक्शन देखो, ये फोर्स अगर नहीं होता तो ये एंड क्लॉकवाइज में मोमेंट डायरेक्शन में इसको रोटेट करवाता। सिमिलरली ये फोर्स नहीं होता तो ये भी इसको क्लॉकवाइज में ही डायरेक्शन में रोटेट कराता। मतलब दोनों फोर्स ऑपोजिट नहीं है, दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में रोटेट करवाने वाले हैं। बस हम लोग को क्या निकालना है, मोमेंट निकालना और फिर उसका रिजल्टेंट मोमेंट करके मैग्नीट्यूड करना है। तो सबसे पहले मान लो ये ए और बी एंड है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स अराउंड ए, तो इस केस में क्या होगा, एफ इंटू ओ ए, एफ इंटू 10 इंटू 2 जो कि होगा 20 न्यूटन मीटर। सिमिलरली बी के अराउंड भी तो उतना ही होगा क्योंकि वही सेम फोर्स है, सेम डिस्टेंस है, तो बी के अराउंड भी क्या होगा, 20 न्यूटन मीटर ही होगा। अब और दोनों क्या डायरेक्शन में है, दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो इस केस में रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा 20 प्लस 20, दोनों प्लस में 20 प्लस 20 जो कि होगा 40 न्यूटन मीटर। मैग्नीट्यूड बोला है तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ने दिखा दिया, डायरेक्शन अगर बोलता तो यहाँ हम लोग क्लॉकवाइज दिखा देते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, figure 1.31 shows two forces each of magnitude 10 Newton acting at points A and B at a separate of 50 cm in opposite direction. Calculate the resultant moment of two forces about the point A, B and O situated exactly at the middle of two forces. तो देखो 6 भी इसी की तरह है, तो 6 आप लोग अपने से भी कर सकते हो, आप लोग अपने से ट्राई करके देखना, वरना अगर डाउट हुआ तो हम लोग नेक्स्ट क्लास कर लेंगे। तो 6 आप लोग के लिए होमवर्क दिया जा रहा है। 7 देखते हैं, 6 वाला इतना ही ईजी है, देखिएगा ट्राई करके एक आप लोग के लिए होमवर्क, क्योंकि ट्यूशन में तो आप लोग को होमवर्क दिया जाएगा, ये ट्यूशन नहीं है इसका मतलब ये नहीं यहाँ होमवर्क नहीं दिया जाएगा, यहाँ भी होमवर्क दिया जाएगा। तो 7 नंबर क्या बोल रहा है, स्टेयरिंग व्हील ऑफ डायमीटर 0.5 मीटर, एक स्टेयरिंग व्हील है जिसका डायमीटर है 0.5 मीटर, is rotated anti-clockwise by applying two forces each of magnitude 5 न्यूटन। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराया जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराया जा रहा है, इसका मतलब जो फोर्स है वो ऐसा लगाया जा रहा है। दो हाथ से गाड़ी चलाते हैं ना, कि एक हाथ से चलाते हैं, दो हाथ से चलाते हैं तो दो फोर्स लगेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज में मतलब ऐसा आप गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील को घुमाने जा रहे हैं, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड क्या है, 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन मैग्नीट्यूड है। ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस एंड कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्सेस अप्लाई। अब हम लोग को कैलकुलेट करना मोमेंट ऑफ फोर्स, ये जो डायमीटर है आप या तो ऐसा फोर्स लिए हो तो ऐसा डायमीटर ले सकते हो, या तो फोर्स आप ऐसा लगाए हो तो डायमीटर ऐसे ले सकते हो। और यहाँ तो स्टीयरिंग व्हील पाइवोट रहता है, यहाँ भी सेम केस है, क्या करना है, इधर हाफ है इधर हाफ है, दोनों मोमेंट एक ही डायरेक्शन में घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ भी वही सेम। तो मैं शॉर्ट में कर दे रहा हूँ, इधर ए भी मान लेते हैं, ए के अराउंड क्या होगा 5 इंटू 0.25, क्योंकि ये 0.5 क्या है, पूरा का डायमीटर है, हम लोग को हाफ लेना है रेडियस, तो 5 इंटू 0.25 क्या होगा 1.25, और बी के अराउंड भी सेम उतना ही फोर्स होगा 1.25, ठीक है। अब रिजल्टेंट फोर्स देना, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा मैग्नीट्यूड में 1.25 प्लस 1.2, सॉरी प्लस नहीं लेना क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, माइनस यहाँ लिख दो पहले एंटी क्लॉक, यहाँ भी है एंटी क्लॉक, तो जब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है दोनों माइनस में आएगा, तो ये हम लोग को क्या देगा -2.5 न्यूटन मीटर। पर बच्चों ये मत समझो कि माइनस आया तो ये माइनस में होगी, माइनस डायरेक्शन को इंडिकेट करता है फिजिक्स में माइनस मैक्सिमम डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन है, फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। तो 2.5 न्यूटन मीटर हम लोग इसको ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज। माइनस हम लोग को डायरेक्शन दे दिया, ये तो मैग्नीट्यूड निकाले ना हम लोग, तो ऐसा करके हम लोग डायरेक्शन मेंशन कर सकते हैं। सिमिलरली अब 8 नंबर
चलो 8 नंबर में आते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 8 नंबर क्या बोल रहा है? 8 नंबर में एक यूनिफॉर्म मीटर रूल इज pivoted at its midpoint. A weight of 50 GF is suspended at one end of it, and where should a weight of 100 GF be suspended to keep the ruler horizontal? मान लो एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है। मीटर रूल से ही आप लोग समझ गए होगे। मीटर रूल, मीटर मतलब हम लोग क्या जानते हैं, 100 सेंटीमीटर वाला एक मीटर रूल है जो अपना 50 सेंटीमीटर पे बैलेंस होगा। कोई भी स्केल उसका मिडिल पे ही बैलेंस होगा, ठीक है, 50 सेंटीमीटर पे बैलेंस होगा। अब किसी भी एक एंड पे डायरेक्ट किसी भी एक एंड पे मान लो 50 GF का फोर्स हम लोग लगाए हैं, 50 GF का फोर्स लगाए हैं। तो अब तो ये स्केल यहाँ हॉरिजॉन्टल में फिक्स नहीं रहेगा, अब ये इधर मूव करेगा क्योंकि इसके एक एंड में वेट लटका दिया गया है। तो आप लोग को एक और 100 GF का वेट दिया जा रहा है, गर्लफ्रेंड नहीं दिया जा रहा है 100, ठीक है, वेट दिया जा रहा है। तो 100 GF का वेट देंगे। तो कहाँ इस 100 GF को लटकाएं ताकि ये जो स्केल है फिर से वापस हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आ जाए, क्योंकि अभी ये हॉरिजॉन्टल पे नहीं रहा क्योंकि जो 50 GF है वो रखा गया। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसको वही मोमेंट ऑफ फोर्स से जो हम लोग जानते हैं वही से। तो हम लोग एक बात पढ़े हैं, देखिएगा, W1 इंटू L1 इक्वल टू W2 इंटू L2। ये डिस्टेंस जो है इसको L1 लेते हैं, ये डिस्टेंस जो है इसको L2 लेते हैं। और ये फार्मूला आया कहाँ से? ये फार्मूला प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से आया। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट में ये फार्मूला मेंशन है। तो W1 मान लो 50 GF है, L1 कितना है, यहाँ से यहाँ का लेंथ 50 है, W2 क्या है 100 GF है, L2 कितना है नहीं पता, निकालना है कि L2 कहाँ रखना है। तो L2 यहाँ से कितना आ जाएगा 2500/100। तो L2 है 25 क्या 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द अदर एंड, इसका मतलब ये जो 100 GF है वो 50 से 25 सेंटीमीटर में रखेंगे, जो कि ओरिजिनली एक 75 सेंटीमीटर मार्क है। तो ये जो 100 GF है इसको 75 सेंटीमीटर मार्क पे रखेंगे, तो ये स्केल क्या है, बैलेंस हो जाएगा फिर से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, थोड़ा सीखने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह, अब मैक्सिमम क्वेश्चन उसी तरह दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप, 9 नंबर। A uniform meter rule balances horizontally on a knife edge placed at the 58 centimeter mark, when a weight of 20 GF is suspended from one end. तो एक जो मीटर रूल है सिमिलर है, अब बोल रहा है 50 का मार्क होता है, यहाँ ये बैलेंस होता है, लेकिन ये जो एंड है ये 58 सेंटीमीटर पे बैलेंस हो रहा है। एक नाइफ एज के जरिए 58 सेंटीमीटर पे बैलेंस हो रहा है। क्यों 58 पे क्यों बैलेंस हो रहा है? और फल्क्रम इधर शिफ्ट करने का कारण क्या है? फल्क्रम किधर शिफ्ट होता है, जिधर हम लोग वेट रखते हैं फल्क्रम उधर शिफ्ट होता है, तभी तो बैलेंस होगा ना। तो फल्क्रम इधर शिफ्ट करता है, फल्क्रम इधर शिफ्ट करता है 20 GF जब फोर्स रखते हैं तो फल्क्रम इधर शिफ्ट होता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में बता रहा है, ये डायग्राम हो गया, और यहाँ क्वेश्चन में बता रहा है कि यहाँ कोई फोर्स नहीं रख रहे हैं, 58 सेंटीमीटर पे ये बैलेंस हो जा रहा है। बैलेंस कैसे होगा, यहाँ एक फोर्स है पर ये 58 पे बैलेंस हो रहा है, इसका मतलब इस स्केल का कुछ वेट है जो इस फोर्स का कैंसिल कर रहा है, इस फोर्स का मोमेंट को कैंसिल कर रहा है, इस स्केल का मोमेंट, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ आपको दूसरा वेट नहीं दिया गया, दूसरा वेट दिया रहता तो कहीं भी लटकाते तो वो बैलेंस हो जाता। बस यहाँ बोला जा रहा है फल्क्रम शिफ्ट किया है, अब बैलेंस है, फल्क्रम शिफ्ट करने के बाद ये बैलेंस है। अगर जब 20 GF लटकाते हैं तो ये कैसे हुआ, ये डायग्राम हुआ। तो देखिए हम लोग क्या पढ़े, W1 इंटू L1 इक्वल टू W2 इंटू L2। अब 58 से 100 तक के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 42 सेंटीमीटर है कि नहीं। मान लो W2 है 20 GF और L2 है 42, लेकिन W1 क्या है, W1 हम लोग का स्केल का वेट है, स्केल का वेट है तभी तो वो बैलेंस हो रहा है, यहाँ कोई दूसरा वेट तो नहीं दिया गया।
W1 हम लोग को निकालना है। L1 दिया हुआ है, L1 जो है वो दिया हुआ है। L1 कहाँ लेना है? किसी भी चीज़ का वेट, कोई भी बॉडी का वेट उसका सेंटर पे एज्यूम होता है, जिसे हम लोग सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। तो इस स्केल का जो पूरा वेट है हम लोग सेंटर पे एज्यूम कर सकते हैं कि इसका वेट जो है वो सेंटर पे लग रहा है। तो ये जो फलक्रम है वो सेंटर से कितना लेंथ शिफ्ट किया है वो लेंथ हम लोग को यहाँ लेना है। वेट के टाइम क्या करते थे, वेट को किस लेंथ पे लटकाना है वो हम लोग सेंटर से लेते थे, लेकिन यहाँ जो स्केल का वेट है वो तो 50 पे बैलेंस हो रहा था, वेट लटकाने के बाद 58 पे बैलेंस हो रहा है। मतलब जो ओवरऑल वेट है वो 50 पे लग रहा था, अब वो लेंथ जो है वो बढ़ के यहाँ हो गया, मतलब अब 58 पे लग रहा है। तो ये जो लेंथ है ये कितना चेंज हुआ, 8 मीटर चेंज हुआ। तो W1 इंटू 8, तो यहाँ से स्केल का वेट हम लोग का आ जाएगा 20 इंटू 42/8, काट लेते हैं 4 2 4 5 521, तो ये है 105 GF। तो स्केल का वेट है 105 GF। तो आप लोग ऐसे डायरेक्ट स्टार्ट मत कर देना, आप लोग गिवन वगैरह लिखना, गिवन लिखना, W1 क्या है, L1 क्या है, W2 क्या है, L2 क्या है, तो इस तरह से आप लोग न्यूमेरिकल बना सकते हैं। तो आगे के जितने न्यूमेरिकल्स हैं तो उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आप लोग हमारे इस चैनल को फिजिक्स हॉस्पिटल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ हम लोग सिमिलर आपको समरी, न्यूमेरिकल्स, ट्यूशन जैसा ही सिखाएंगे। ट्यूशन में तो फीस लगता है, यहाँ तो फीस भी नहीं लगता है, बस आपका एक सब्सक्राइब चाहिए ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिले और से ज़्यादा वीडियो हम लोग बना सकें। तो आज का वीडियो यहीं रखते हैं, अगर अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।